सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रवक्ता परीक्षा शिक्षा शास्त्र के पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए आज हम सभी इस पूरे पाठ्यक्रम की लास्ट यूनिट को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। शिक्षा में सांख्यिकी की उपयोगिता, शिक्षा में मापन और मूल्यांकन एवं सांख्यिकी की लास्ट यूनिट को हम लोग कवर कर रहे थे, परंतु हमने पढ़ने की दृष्टि से अपने इस जो हमारा सरकारी कहीं की एक पाठ्यक्रम है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा जो प्रस्तावित किया गया है, उसको हम लोगों ने अपने पढ़ने के अध्ययन की सरलता के दृष्टिकोण से उसको 6 भागों में बांटा था और छठा जो हमारा जो पार्ट है उसमें हम आज के अपने इस लेक्चर में शिक्षा में सांख्यिकी की उपयोगिता का अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे आखिर जो आपका सांख्यिकी से संबंधित कॉन्सेप्ट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो उसमें हमें परिभाषाएं और विशेषताएं और इसके उपयोग और पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट सांख्यिकी क्या होती हैं, इनको जरा हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के अपने इस लेक्चर से जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो इस तरीके से हो सकते हैं कि आखिर सांख्यिकी का वास्तविक अर्थ क्या है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है किसने कहा। ऐसे परिभाषात्मक प्रश्न भी आ सकते हैं। और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में कई बार आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट है और कौन सा नॉन पैरामेट्रिक सांख्यिकी है। ठीक है, तो ये संबंधित बातें आज हम कवर करेंगे। उसके बाद अपना अगला लेक्चर अगले तथ्यों पर आधारित होगा। तो अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पीडीएफ आपके सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस को कवर करती है। इसे आप ले सकते हैं, नीचे नंबर दिया जा रहा है, उस पर संपर्क करके मैंने आपको ये पूरा लेक्चर, पूरे सिलेबस का लेक्चर जो अन्य कोचिंग संस्थानों में आपको लगभग 2500 से 3000 रुपये में दिया जा रहा है, वह एकदम मुफ्त पढ़ाया है, फ्री पढ़ाया है। ठीक है, तो जो हमारे साथी ऐसे हैं जिनको पैसों की समस्याएं हैं या जो भी उनका आर्थिक बाधा उनके सामने उनकी प्रगति में आ रही है, तो उनके साथ हम सभी खड़े हुए हैं और आप अपना अध्ययन करिए। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पीडीएफ का कुछ प्राइस है और वो हम हमसे संपर्क करेंगे तब हम आपको बता देंगे। चलिए, हम आज सांख्यिकी की बात को कवर करते हैं। सांख्यिकी क्या है, तो देखिए ये एक हमारा ऐसा भाग है, सामान्य भाषा में समझिए पहले, कि सांख्यिकी हमारा वह भाग है जिसमें हम जितने भी हमारे सामाजिक विज्ञान के विषय हैं। सामाजिक विज्ञान के विषय क्या होते हैं, देखिए एक तो वो पार्ट है जो हमने सामान्य गणित पढ़ी, एक हमने मैथमेटिक्स बचपन से पढ़ी है, उस गणितीय कार्यों को हम अपने सामान्य जीवन की गणनाओं को करने में करते हैं। परंतु जब हम अपने इस कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र हैं, कौन कौन से, दो प्रकार के विषय मैंने आपको पूर्व में भी बताए हैं कि जो क्लासिफिकेशन है, एक तरफ सामाजिक विषय है, दूसरी तरफ प्राकृतिक या भौतिक विषय। भौतिक विषयों में आपके साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, साइंस में इसलिए नहीं कहना चाह रहा था लेकिन समझाने के लिए कह देता हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरीके के जो स्ट्रीम है उसको हम नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस के सब्जेक्ट कहते हैं। और इधर जितने भी इतिहास, भूगोल, आपके शिक्षा शास्त्र, हिंदी, ये सब जो विषय हैं, इवन मास कम्युनिकेशन तक के सब्जेक्ट, इन कॉमर्स तक का सब्जेक्ट, इसको हम सोशल साइंस के सब्जेक्ट में रखते हैं। और यहाँ पर जो हम गणितीय संगणनाएं, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन करते हैं, उन मैथमेटिकल कैलकुलेशन में विशेष प्रकार की गणित का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम सांख्यिकी कहते हैं। अच्छा, अब ये जो सांख्यिकी है, इस सांख्यिकी शब्द को दिया किसने, कब से हमने इसका प्रयोग करना प्रारंभ किया और वास्तविक अर्थ क्या है, और सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में सांख्यिकी ही क्यों प्रयोग की जाती है, सामान्य गणित का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, इन सब बातों को हम आज समझते हैं। कहा गया कि सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि सांख्यिकी शब्द से स्पष्ट है कि इस शब्द का प्रयोग संभवतः
संख्याओं से संबंधित अध्ययन के लिए क्या होता है, किया जाता होगा। बिल्कुल सही बात है, सांख्यिकी का मतलब संख्याओं से संबंधित अध्ययन। लेकिन जो ये शब्द है संख्याओं से संबंधित अध्ययन, इसके लिए हमने अंग्रेजी भाषा में स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग किया है, जिसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, अंग्रेजी की स्टेट और लैटिन भाषा की स्टेटस तथा इटालियन एक और शब्द है स्टेटिस्टा। कौन सा शब्द है, स्टेटिस्टा। यानी जो हमारा स्टैटिस्टिक्स जो हमारा वर्ड है वो 3 क्षेत्रों से है। एक तो अंग्रेजी का स्टेट, लैटिन भाषा का स्टेटस और इटालियन भाषा का स्टेटिस्टा। इन तीनों शब्दों के प्रयोग के आधार पर इसका विकास हुआ है और विकसित हुआ है। स्टेट का हम अर्थ जानते हैं, राज्य से होता है ना। हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि स्टेट का मतलब क्या है। स्टेट का मतलब भी हमारा होता है राज्य। स्टेटस भी एक प्रकार का हमारा उसी से संबंधित है। और स्टेटिस्टिक का अगर हम इटालियन वर्ड देखें तो इन तीनों के शब्दों का अर्थ क्या बन रहा है, इन तीनों शब्दों का अर्थ बनता है राज्य। अच्छा, तो ये राज्य क्यों है, क्योंकि अब आप समझिए थोड़ा सा, राज्य इसके लिए शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। पूर्व के समय में, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि पुरातन समय में आंकड़ों के संकलन से संबंधित कार्य को राजतंत्र का विज्ञान, क्या कहते थे, राजतंत्र का विज्ञान, या इसे हमने क्या नाम दिया है, इसे हमने सम्राटों का विज्ञान भी कहा है। क्यों कहा है, जरा समझ लेते हैं। क्योंकि पुराने जमाने में जब राजा महाराजा थे, अपने क्षेत्र से संबंधित उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना होता था। तो कल्याणकारी योजनाओं या हमारे जनता की इस समय वास्तविक मांग या आवश्यकता क्या है, इन सब की जानकारी के लिए लोग जाते थे, सर्वे होता था, है ना, सर्वे जिसे आज हम कहते हैं, उनसे जानकारियां प्राप्त की जाती थी। और उनसे जानकारी प्राप्त करने के पश्चात उन पर एक विशेष प्रकार की गणितीय संक्रियाएं काम करती थी, जिसे इसीलिए पूर्व में ये काम सिर्फ राजाओं तक सीमित था, राजकीय कार्यों तक सीमित था। इसीलिए इसको हम क्या कहते थे, राजतंत्र का विज्ञान कहते थे या सम्राटों का विज्ञान भी कहते थे। तो क्वेश्चन आपसे बढ़िया बन सकता है कि यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे सम्राटों का विज्ञान कहा गया है, या निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्र का विज्ञान कहलाता है। ठीक है, एकदम क्लियर है, आपको समझ में आ रही बात। तो सम्राटों का विज्ञान यानी सांख्यिकी को हम सम्राटों का विज्ञान या राजतंत्र का विज्ञान भी कहते हैं। ठीक, चलिए, तो अब क्या हुआ, पहले तो ये सिर्फ राजाओं तक सीमित था, परंतु अब यह जो कार्य है वह सिर्फ राजाओं तक ही सीमित नहीं है, अपितु इस कार्य को हमने विभिन्न क्षेत्रों के जो हमारे डेटा कलेक्शन का जो काम है, संख्यात्मक आंकड़ों का संकलन, विवेचन, विश्लेषण और उनका एक्सप्लेनेशन करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा सिर्फ राजाओं तक ये सीमित नहीं हुआ, इसको तमाम अध्ययन के शिक्षा के क्षेत्र में, तमाम अलग अलग क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है। ठीक है, किसी मान लीजिए किसी नई मेडिसिन को लॉन्च करना है, तो उस मेडिसिन को लॉन्च करने के पश्चात उसकी क्या उपयोगिता रही मार्केट में, इन सब की जानकारी के लिए भी क्या होता है, ऐसे ही गणित का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मूलतः ये जो गणित है, सांख्यिकी, वो किस लिए प्रयोग की जाती है, मूलतः इसका काम है, सबसे पहला काम है संख्यात्मक आंकड़ों का संकलन। First of all, what is the main function of statistics? This is the collection of data. ठीक है, फर्स्ट क्या है, कलेक्शन, कलेक्शन के बाद क्या है, विवेचन। विवेचन का मतलब क्या हुआ, यह जो डेटा हमें प्राप्त हुआ है, विवेचना का तात्पर्य होता है इन्वेस्टिगेशन, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो यह जो डेटा हमें प्राप्त हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए, क्या यह इस डेटा में वो सत्यता है या नहीं, इसको प्रथम दृष्टया हम जांचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके सत्य और असत्य होने के पश्चात हम उसके डेटा को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर यह डेटा क्या कहना चाहता है और इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है। तो
तो इस आधार पर उसको हम टुकड़ों में तोड़कर उसका हम एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के पश्चात हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और उस निश्चित निष्कर्ष की फिर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, सामान्य शब्दों में लिख देते हैं कि हाँ, ये जो दवा है ये जनता इसका प्रयोग अधिकतम मात्रा में कर रही है, या फिर इसका प्रयोग बिल्कुल भी जनता ने स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से सांख्यिकी का मूल काम क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए ध्यान से पढ़िए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा अभी आपको इसी लेक्चर के फॉर्म में। सबसे पहले सांख्यिकी को क्या कहा गया है, सम्राटों और राज्यों का विज्ञान कहा गया है। ठीक है, पुरातन समय में होता था, और इसका मेन फंक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, इन्वेस्टिगेट द डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ये काम हो गए इसके। अब विभिन्न विद्वानों ने जो सांख्यिकी को अपनी अपनी भाषा में परिभाषित किया है, वो कैसे परिभाषित किया है। ठीक है, सांख्यिकी हमने ऊपर देखा किसका विज्ञान है, बावले साहब कह रहे हैं एक लाइन में। ठीक, एक लाइन की परिभाषाएं थोड़ा कठिन होती, मतलब कठिन माने कठिन नहीं होती है, सरल होती है, परंतु परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो सांख्यिकी क्या होती है, सांख्यिकी क्या होती है हमारी, सांख्यिकी हमारा एक सेकंड, जरा सा आपको मैं सही दिख रहा होगा आपको। ठीक, तो सांख्यिकी क्या है, जब माउस का यूज नहीं होता थोड़ा इसलिए गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी। ठीक, तो सांख्यिकी कहा गया, पहला क्या है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान है। हम जान चुके ऊपर कलेक्शन करते हैं डेटा का, और उस डेटा के कलेक्शन के पश्चात हम काम करते हैं। ठीक है, अब बोर्डिंगटन की परिभाषा है, इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। बोर्डिंगटन साहब क्या कह रहे हैं कि सांख्यिकी अनुमानों, किसका, सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। क्यों कहा जाता है, इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे। कहा जाता है कि सांख्यिकी भाषा में 151 लिखा हुआ है, 151 और 152। ठीक है, तो इसको क्या माना जाएगा, तो इसको ऑन एन एवरेज हम 150 ही मान लेते हैं। क्यों संभावनाओं का विज्ञान है, क्यों अनुमानों का विज्ञान है, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आता है। समाज के कारण निर्माण किससे होता है, समाज का निर्माण व्यक्तियों से होता है। तो यहाँ पर हम व्यक्तियों के व्यवहारों, उनकी आवश्यकताओं, उनकी इच्छाओं और उनके कार्य प्रणालियों का अध्ययन करते हैं। तो होता क्या है कि ये डेटा और ये परिस्थिति पर निर्भर करते हैं, एक समय पर निर्भर करके एक डेटा हमने अभी काम किया, और मनुष्य का स्वभाव कैसा है, वो गतिमान है, वो चेंज होता रहता है। तो जब जिस समय हमने वो सर्वे किया था, उस समय उस मार्केट में उस तत्व की, उस एलिमेंट की आवश्यकता थी, परंतु जब हमने एनालिसिस, हमने रिपोर्ट तैयार की, तब तक जो समय लगा, उस तक क्या हुआ कि लोगों की मांग, लोगों की आवश्यकताएं बदल गई। ठीक, कुछ समय पहले हम विद्यालयों में जाकर पढ़ते थे, वर्तमान में ऐसा समय 2 साल का आ गया है कि बच्चों ने स्कूल के दर्शन तक नहीं किए। ठीक है, एक जोक बना था कि एक बेटा और पिताजी दोनों निकले बगल से, एक बिल्डिंग के बगल से, तो बच्चे ने कहा कि पापा पापा मुझे लगता है कि ये बिल्डिंग कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, ये किसका घर है ये। तो पापा ने उसके बुद्धि पर एक कंटाम मारा और कहा कि बेटा ये तेरा स्कूल है। ठीक है, तो ये स्थिति आ गई है कि बच्चे, मतलब जो है, आवश्यकताएं और व्यवहार और कार्य प्रणालियां निरंतर मनुष्यों की चेंज होती रहती है, और व्यवहार पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी जो हम कथन कहते हैं, या कोई भी जो रिजल्ट हमारा होता है, वो 100% सत्य नहीं होता है। इसीलिए हम सांख्यिकी को अनुमानों का विज्ञान या संभावनाओं का विज्ञान कहते हैं। बात समझ में आई आपको? ठीक, बात समझ में आई तो एक अंगूठा वाला बटन है, ठीक है, वो दबा दिया करिए जिससे लगे कि हाँ आपने पढ़ा है। ठीक, चलिए आगे तीसरा वाला जो है फर्गुसन और टाकने, ये क्या कह रहे हैं, कहा गया कि सांख्यिकी वैज्ञानिक कार्यविधि। ठीक है, होता क्या था कि कोई बात अगर जब हम कहते हैं कि हाँ इस बात की समाज को आवश्यकता है, तो हमसे प्रमाण मांगा जाता है कि क्या बताइए किस आधार पर आपने कहा कि समाज में इस समय ई लर्निंग की, या हमारा जो इस समय वर्चुअल क्लासेस की जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड है।
किस आधार पर आप कह रहे हैं। ठीक है, तो जब विज्ञान क्या मांगता है, विज्ञान प्रमाण मांगता है। कोई भी बात वो हवाई या किसी भी मन की संरचना के आधार पर जो आपकी बातें बनाई गई हैं उनको विज्ञान प्रमाण नहीं देता। विज्ञान क्या है, प्रमाणों पर काम करता है। तो हम अपने अध्ययन को वैज्ञानिक बना सकें, हम अपने कार्य को वैज्ञानिक बना सकें, इसलिए हम सांख्यिकी की प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। इसीलिए क्या कहा गया, सांख्यिकी क्या है, वैज्ञानिक कार्यविधि की एक शाखा है। यह प्रयोगों और सर्वे लिख गया है, ना काट दीजिएगा, सर्वे के संचालन से प्राप्त आंकड़ों का संग्रहण, ऊपर हमने कह दिया, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन, और इसका क्या है, डिस्क्रिप्शन, और क्या है हमारा व्याख्या करता है। ठीक है, तो फर्गुसन और टाकनी की ये परिभाषा है। एक और परिभाषा आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा जरूरी नहीं, जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, कई लोग इस पर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा दो परिभाषाएं ये दो याद कर लीजिएगा, बाउले और बोडिंगटन की। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है और आ सकती है आपकी परीक्षा में। सेलिगमैन ने क्या कहा, सांख्यिकी किसी जांच क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए, कुछ काम करने के लिए कह सकते हो साधारण भाषा में, डेटा का कलेक्शन है। समंक का मतलब आंकड़े होता है, आंकड़ों को समंक भी कहते हैं। ठीक है, और आंकड़ों को इंग्लिश में हम डेटा कहते हैं। डेटा और इन्फॉर्मेशन दो चीज़ें होती हैं, जरा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है। मैं अगले लेक्चर में आपको इसको प्रॉपरली बताऊंगा कि आपके डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर होता है। जिसको पता है वो कमेंट में बताइएगा। ठीक, तो क्या होता है हमारा डेटा कलेक्शन, हमारा क्लासिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, और हम क्या करते हैं, व्याख्या करने की विधियों से संबंधित क्या है, ये विज्ञान है, और इसके लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई जितना मैंने आपको बताया अभी तक। सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी राजाओं या राजतंत्र का विज्ञान या सम्राटों का विज्ञान है। इसका मेन काम क्या है, कलेक्शन ऑफ टूल्स, इसका इन्वेस्टिगेशन और आपका एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन। इसके आधार पर आपने परिभाषाएं, बाउली ने कही कि गणना का विज्ञान है, और बोडिंगटन ने कहा कि अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है। बहुत अच्छी परिभाषा है ये बोडिंगटन महोदय की, एकदम स्पष्ट रूप से सांख्यिकी को परिभाषित करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, विशेषताएं कौन कौन सी है। तो विशेषताओं की अगर हम बात करें, ठीक, तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इससे और अधिक बातें समझ में आ जाएंगी कि क्या करती है सांख्यिकी। समंको मैंने भी क्या बताया आपको, समंक का मतलब होता है डेटा कलेक्शन। ठीक, डेटा कलेक्शन नहीं, डेटा सिर्फ आंकड़ों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। चलिए ये लाइन आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आंकड़ों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है, आंकड़ों के विशाल समूह को वर्गीकृत, सारणीकृत और विश्लेषित करने की विभिन्न विधियों के सांख्यिकी संक्षेप में प्रस्तुत करती है। यानी विश्लेषण की विभिन्न विधियों के माध्यम से सांख्यिकी समंक को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। कैसे, जैसे मान लीजिए इस लाइन को अगर आप ऐसे समझिए कि आप एक क्लास के टीचर हैं और हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, और आपके क्लास में 100 बच्चे हैं। 100 बच्चों ने अलग अलग परीक्षाएं दी हैं और परीक्षा में उन्हें अलग अलग अंक प्राप्त हुए हैं। अब आप एक बोर्ड पर 100 बच्चों के अंक लिख देते हैं और कह दिया जाए आपसे कि इसमें सबसे ज़्यादा अंक किसे मिला है या बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा। ठीक, तो थोड़ा सा 100 के 100 बच्चे का डेटा अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो उसमें से आपको बार बार ये खोजना, ये बताओ अच्छा सबसे नंबर कम किसको मिला, तो बार बार वो 100 डेटा पढ़ रहे हो, फिर सबसे ज़्यादा नंबर किसको मिला, फिर आप 100 डेटा पढ़ रहे हो, फिर पूछा जाए कि अच्छा ऐसा अंक बताओ जो एक औसत स्तर का हो, तो फिर आप पूरा जोड़ बैठ के कर रहे हो। यानी आपको अगर एक डेटा कह दिया जाए कि एक डेटा बताओ इसमें से जो आपके परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने क्या किया, इस संपूर्ण डेटा का हमने औसत निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया, और हमने कहा कि ये जो हमारा एवरेज है इस समय 85 नंबर का आ रहा है, और जब मैंने पिछला टेस्ट लिया था उस समय जो एवरेज था वो 75 नंबर का था। ठीक, तो आप अपने अध्यापकों के समूह में या जब आपका कहीं एक मीटिंग होती है, प्रिंसिपल टीचर्स मीटिंग जब होती है, प्रिंसिपल टीचर पेरेंट टीचर नहीं, प्रिंसिपल टीचर्स मीटिंग में आप कह सकते हैं कि हमारे क्लास में हमारे पढ़ाए गए कार्यों के द्वारा बच्चों के कार्यों में फला उन्नति हो रही है। ठीक है, आप 100 का डेटा लेके बैठे हैं, बार बार आपसे कोई पूछ रहा है, आप खोजते चले जा रहे हो, तो इस तरीके से आप टू द पॉइंट बात नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने सांख्यिकी का थोड़ा इस्तेमाल कर लिया है, ठीक, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान अगर हम पढ़ेंगे
उनका इस्तेमाल आपने कर लिया है, तो ऑन एन एवरेज आप बता सकते हैं, आप अपनी प्रगति को एक शब्द में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं डेटा को संक्षेप में प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया है। सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन न करके समूह का अध्ययन करती है। मैंने आपको अभी बताया था कि मान लीजिए कहीं पर लिखा है 150, 151, 152, फिर 150, 149, इस तरीके से अलग अलग का अध्ययन नहीं किया। फिर मैंने अभी आपको उदाहरण देकर बताया कि 100 के 100 बच्चों का इंडिविजुअल हम अंक नहीं बताते, हम ग्रुप के ग्रुप के रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम सांख्यिकी के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। अच्छा, सांख्यिकी समूह की विचलनशीलता का अध्ययन करती है। सांख्यिकी समूह की विचलनशीलता का मतलब, विचलन का मतलब क्या होता है? विचलन का तात्पर्य है कि विचलित मतलब हमारा मन कहीं लगना चाहिए और विचलित हो गया, यानी हमारा जो मान है वो औसत के आसपास होना चाहिए। औसत से अंकों की दूरी को हम विचलन कहते हैं, ठीक है, डेविएशन कहते हैं। तो सांख्यिकी के माध्यम से ये देखा जा सकता है कि एक जो औसत प्रगति है, उस औसत प्रगति से ऊपर और औसत प्रगति से नीचे बच्चे कितने उपस्थित हैं, ठीक है। तो सांख्यिकी संख्या के संख्यात्मक पक्ष का अध्ययन करती है। सांख्यिकी की विभिन्न विधियों का प्रयोग उन्हीं समस्याओं तक सीमित है जिन्हें संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल सांख्यिकी से जो प्राप्त रिजल्ट है उनको शब्दों में व्यक्त करके उसको सरल भाषा में बताने का प्रयास करते हैं। फिर भी इसका जो काम है वो संख्यात्मक पक्ष का अध्ययन करना है, ठीक है। फिर भी हम अपने समझ के आधार पर उसको हम कथनात्मक बनाने का प्रयास करते हैं। अगला कहा गया सांख्यिकी के अंतर्गत केवल उन्हीं चरों, घर नहीं है चर है ये, ठीक है। तो जरा सा इसको सही कर दीजिएगा जिनके पास पीडीएफ है, तो ये चर है, ठीक। कुछ चीज़ें हैं इसीलिए मैं आपको बता, जो गलतियाँ होंगी उसको आप, चूँकि ये डेटा टाइप किया गया और टाइप करने में थोड़ा सा चर और घर में अंतर हो, ठीक है। तो चरों लिखिएगा। चर का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं। और चर का तात्पर्य होता है कि जो भी हमारे क्या कहते हैं, हमारे काम में जो लोग इन्वॉल्व थे, या फिर इसको हम ऐसे ना कहें, तो इस तरीके की हमारे अध्ययन में जो विषय वस्तु सम्मिलित थी, उन विषय वस्तु से संबंधित हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। आगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। तो सांख्यिकी के अंतर्गत केवल उन्हीं चरों का अध्ययन किया जाता है जो अनेक रैंडम कारकों से प्रभावित होते हैं। गणितीय समीकरणों और सिद्धांतों के द्वारा संचालित होने वाली समस्याएं सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं आती, ठीक है। रैंडम कारक एक बहुत बढ़िया वर्ड है, ये क्या है? रैंडम कारक, ठीक है। यानी यहाँ पर जो काम होता है ये रैंडमली हम काम करते हैं, यादृच्छिक ये काम हमारा होता है, अचानक से काम होता है, ठीक है। पूरी गणितीय संक्रियाएं जो हमारे सामान्य गणित की हैं उनका प्रयोग न करके हम क्या करते हैं? सैंपलिंग करते हैं, और सैंपलिंग करने के बाद हम उससे संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर जनसंख्या क्या होती है और न्यायादर्श क्या होता है, ठीक। चलिए, आगमन तर्क का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आगमन तर्क का प्रयोग किया जाता है। क्यों आगमन तर्क का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा कलेक्ट करने के पश्चात फिर हमको रिजल्ट देते हैं, ठीक है। यानी हमारा टुकड़ों में डेटा रहता है और टुकड़ों में हम उसको पढ़ने के पश्चात हमें कोई कथन कहते हैं। तो ये हमारा आगमन तरीका है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक। और अगला कहा गया कि सांख्यिकी विधियों से प्राप्त पूर्ण रूपेण, हाँ, जो ये परिणाम है, सांख्यिकी विधियों से प्राप्त जो परिणाम है, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो पूर्ण रूपेण यथार्थ नहीं होते। यानी आगमन तर्क पर आधारित होने के कारण पूर्ण सत्य होने का दावा कठिन होता है। जाहिर सी बात, हमने पूरी पहले भी कह दिया है, जब एक बात बोडिंगटन महोदय ने कही कि संभावनाओं और अनुमानों का विज्ञान है, तो यहाँ पर हम कहते भी हैं कि सांख्यिकी विधियों से जो हमें तथ्य प्राप्त हुए हैं वो पूर्ण रूपेण यथार्थ नहीं होते। आगे कहा गया कि सांख्यिकी परिणामों की व्याख्या संदर्भ युक्त होती है। बहुत बढ़िया बात है ये, क्या है? संदर्भ युक्त होती है, ठीक। आप हवा हवाई कोई बात नहीं करते, किसी कंटेस्ट में आप बात करते हैं, किसी परिप्रेक्ष्य में आप बात करते हैं, ठीक है। कोई भी बात अगर आपने कहा कि जो एवरेज निकाला है वो किस लिए निकाला है? छात्रों की संयुक्त प्रगति के आकलन करने के लिए, ठीक। तो कोई भी काम जो होगा सांख्यिकी में वो किसी कार्य पूर्ण योजना पर आधारित होगा, यानी किसी संदर्भ पर आधारित होगा, ठीक है। तो ये सांख्यिकी की प्रमुख विशेषताएं हो गई। उपयोग की बात करें तो सामान्य सी बातें हैं कि आंकड़ों को हम सुव्यवस्थित करने के लिए, क्रमबद्ध करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका परिकलन में वैज्ञानिक विशिष्टता लाती है, ठीक। सांख्यिकी द्वारा जो हमारा
हाइपोथेटिकल वर्क है उसमें भी हमारा क्या होता है कि हमें वैज्ञानिक विश्लेषण प्राप्त होती है। घटनाओं और तथ्यों को हम समझने योग्य भाषा में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, एक निश्चित और ठोस कार्यविधि अपनाने में सहायता करती है। सामान्य सी बातें हैं, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा जल्दी खींच रहा हूँ। आंकड़ों से सामान्य निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं ना, क्योंकि हम क्या काम करते हैं, हम 4 कार्य करते हैं सांख्यिकी के माध्यम से। कौन कौन सा? प्रमुख रूप से, ठीक, कलेक्शन ऑफ डेटा, इन्वेस्टिगेट द डेटा, एनालिसिस द डेटा एंड एक्सप्लेन द डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी सामान्य निष्कर्ष पर भी आसानी से पहुंच सकते हैं। सांख्यिकी शोधकर्ता को ये पूर्व अनुमान लगाने में मदद करता है कि कोई वस्तु या परिस्थिति कितनी है। ठीक, सामान्य सी बात है। ठीक, और क्या कहा गया कि सांख्यिकी मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली जटिल और उलझन पैदा करने वाली घटनाओं को विश्लेषित करने में मदद करता है। जाहिर सी बात है, जो हमारे समस्याएं वर्तमान समय में हमारे एजुकेशनल फील्ड से संबंधित है, उनसे संबंधित बातों को भी हम रिसर्च यानी हम अनुसंधान करते हैं। तो अनुसंधान के माध्यम से जो भी हमारा डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है, उस पर जो हम काम करते हैं वो हम विभिन्न सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग कर उससे संबंधित समस्या का समाधान कर पाते हैं। अच्छा भैया, अब आ जाओ यहाँ पर। तो कहा गया कि सांख्यिकी के 2 प्रकारों में बांटा जाता है। एक होती है हमारी थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और दूसरी हमारी कौन सी है? अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो सैद्धांतिक सांख्यिकी को हम गणितीय सांख्यिकी या शुद्ध प्योर स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। सैद्धांतिक सांख्यिकी के अंतर्गत सांख्यिकीय सिद्धांत विधियों के प्रतिपादन का अध्ययन किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है कि विभिन्न सिद्धांत और विधियों का प्रतिपादन किसने किया, यानी हमारा एक थ्योरेटिकल पार्ट है, और दूसरा हमारा क्या है, ये हमारा कैसा पार्ट है, ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है। कौन सा? इसे हम अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। अप्लाइड कौन कौन से पार्ट है? उसमें हमारा एक पार्ट है वर्णनात्मक, ठीक है, एक हमारा है अनुमानित। ठीक, तो हमारे जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, वो क्या है? इसका उद्देश्य होता है संख्यात्मक तथ्यों का साधारण ढंग से मात्र वर्णन। संख्यात्मक तथ्यों का साधारण ढंग से मात्र वर्णन। इसमें जो गणित लगाई जाएगी, इससे जो डेटा मिलेगा, उससे हम मात्र उस डेटा का वर्णन कर सकते हैं। जैसे मीन, आपने मीडियन निकाला, मानक विचलन, संबंध गुणांक आदि वर्णनात्मक सांख्यिकीय उदाहरण है। ठीक है, समूहों तथा प्रतिदर्श का विभिन्न गुणों या विशेषताओं के संदर्भ में इनका वर्णन किया जाता है। प्रतिदर्श का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं सैंपल। और समूह का मतलब क्या हुआ? हमारा जो जनसंख्या था, ठीक है, उस जनसंख्या में जिस हमने सैंपल का यूज किया है, उसकी विभिन्न विशेषताओं और गुणों के बारे में हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं। मैं जान रहा हूँ आपको अभी कंफ्यूजन आ रही है कि जनसंख्या क्या है और सैंपल क्या है, अभी बता रहा हूँ, आगे धैर्य रखिए। ठीक, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? वर्णनात्मक सांख्यिकी में हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी कितने प्रकार से मेजर की जाती है? 3 प्रकार से। मेजर ऑफ पोजीशन, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है, विचलनशीलता, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये सारे काम इसमें हम करते हैं वर्णनात्मक सांख्यिकी में। क्या क्या होगा उसको मैं एक एक को 6 पार्ट को आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए, अनुमानित सांख्यिकी, यहाँ से आपको एक 101% आपको क्वेश्चन मिलेगा इस पार्ट से। कैसे? देखिए, प्रतिदर्शन सांख्यिकी या इसे हम आगमनात्मक सांख्यिकी भी कहते हैं। ठीक, प्रतिदर्शित या प्रतिदर्शन या सैंपलिंग स्टैटिस्टिक्स इसे कहा जाता है। अब जरा समझ लीजिए कि आखिर सैंपलिंग क्या होती है और हमारा पॉपुलेशन क्या होता है। मान लीजिए आपने अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाया कि लखनऊ जनपद के कक्षा 12 के छात्रों की प्रोन्नति के बाद उनके शैक्षिक स्तर का मापन। अभी वर्तमान समय में बच्चों को प्रोन्नत किया गया है कोरोना काल के दौरान, लेकिन आप उनकी एक सिंपल टेस्ट करा करके आप उनकी सामान्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया कि एक टेस्ट बनाया, तो आपके लिए क्या हुआ, तो आपने कहा लखनऊ जनपद के लिए, तो लखनऊ जनपद में जितने भी इंटरमीडिएट यानी माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय हैं,
उन माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने वाले समस्त छात्र आपकी जनसंख्या है। ठीक है, पॉपुलेशन का वो मतलब नहीं जो हम अपनी जनगणना के माध्यम से करते हैं। ठीक, यहाँ हमारा जो अध्ययन है उस अध्ययन में जनसंख्या कौन है और उस अध्ययन में सैंपल कौन है, इसको समझना है। तो हमने अपना जो अध्ययन चुना है उसमें कहा है कि कक्षा 12 के लखनऊ जनपद के कक्षा 12 के छात्रों के प्रोन्नत होने के बाद उनकी सांवेदिक स्थिति का अध्ययन या उनकी शैक्षिक स्थिति का अध्ययन। तो हमारा कक्षा 12 लखनऊ जनपद में जितने भी कक्षा 12 के विद्यालय हैं उनमें जितने भी पंजीकृत छात्र हैं वो हमारी जनसंख्या है। लेकिन हम क्या हैं, हम मनुष्य हैं, हम संस्था नहीं है। तो आपके पास सीमित पैसा है, सीमित समय है। ठीक, वो तो संख्या लाखों में होगी, लखनऊ के जो बच्चे हैं हजारों की संख्या हो सकती है, तो हजारों तक पहुंचना पॉसिबल नहीं होता। हम क्या करेंगे कि लखनऊ जिला जो है वो जितने ब्लॉक्स में डिवाइड है, ठीक है, प्रयास करेंगे एक ब्लॉक के एक स्कूल को हम चयनित कर लेंगे। इस तरीके से मान लीजिए 15 ब्लॉक हैं, तो 15 ब्लॉक में हमने क्या किया, 15 विद्यालयों का चयन कर लिया। चाहे तो आप 15 विद्यालय के समस्त छात्रों का अध्ययन करिए, या फिर अपने अध्ययन को और सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, इन 15 विद्यालयों में से हमने प्रत्येक विद्यालय से 5-5 बच्चे ले लिए और उस आधार पर हम इनका सैंपलिंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, सैंपलिंग का कार्य करते हैं। तो ये जो हमने चुनाव किया है संपूर्ण में से, वो क्या कहलाएगा कि वो हमारा, ठीक, वो हमारा सैंपलिंग है। ठीक है, वो हमारा सैंपलिंग का प्रोसेस कहलाता है। समझ गए आप? तो हमारा जो पैरामीटर क्या था और हमारा सैंपलिंग क्या था, ये दोनों बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई। ठीक है, तो अब इसे क्या कहते हैं, ये जो अनुमानात्मक सांख्यिकी है, जिस सांख्यिकी की हम बात करने जा रहे हैं, तो वो इस तरह के कार्यों में ज़्यादा प्रयोग होती है। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था कि में प्रतिदर्श आंकड़े के आधार पर, सैंपलिंग जो डेटा हमारा है उसके आधार पर हम जनसंख्या के गुणों के बारे में अनुमान लगाते हैं। तो ये जो 15 ब्लॉक के 15 विद्यालय हैं और 15 के जो प्रत्येक 5-5 के विद्यालय हैं, ठीक है, तो 15 गुणे 5 जो हमारा ये हर विद्यालय से जो हमने 5-5 बच्चे लिए हैं, ठीक है, 75 बच्चे जो लिए हैं, यही 75 बच्चे इनका अध्ययन करने के पश्चात हम संपूर्ण लखनऊ के जितने भी बच्चे हैं उनके बारे में एक अनुमान लगाएंगे। ठीक है, यही जो प्रोसेस है ये इसका मूल काम कहलाता है। तो प्रतिदर्श आंकड़ों के आधार पर हम सैंपलिंग डेटा के आधार पर क्या करते हैं, जनसंख्या के गुणों के बारे में अनुमान लगाते हैं। और यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि जनसंख्या का वास्तविक अर्थ क्या है। ठीक है, अच्छा भैया, तो अब यहाँ पर ये दो शब्द जो हैं टी टेस्ट एफ टेस्ट अनुमानित सांख्यिकी के उदाहरण है और इनको फिर से दो भागों में बांटा जाता है। ठीक, अब ये जो हमारा सैंपल हो गया और ये हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, तो एक बात, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ जरा सा बता दूं, तो प्रतिदर्श यानी जो हमारी जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या जो हमारा संपूर्ण लखनऊ के जो कक्षा 12 के छात्र थे उनका जो क्राइटेरिया है, इस तरीके से उनका जो शैक्षिक स्तर है इस फला विषय में फले स्तर तक का होना चाहिए। ये जो पैमाना है ये कहलाता है पैरामीटर। ठीक है, ठीक, ये क्या कहलाता है, पैरामीटर। जरा से ये वर्ड परीक्षा में आ चुका है आपका कि जनसंख्या के लिए जब हम क्या करते हैं, जनसंख्या के लिए हम पैरामीटर का प्रयोग करते हैं और हम सैंपलिंग के लिए क्या करते हैं, तो सैंपलिंग के लिए हम स्टेटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं। इसका सैंपलिंग के लिए हमारा क्या प्रयोग होता है, तो सैंपलिंग के लिए हमारा स्टेटिक्स प्रयोग होता है। ठीक है, ये देखिए कई सारे पेन चल गए, तो इसका स्टेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन तो आ चुका है आपकी परीक्षा में कि जनसंख्या के लिए पैरामीटर और सांख्यिकी के लिए क्या करते हैं, सांख्यिकी किस द्वारा व्यक्त होती है, सैंपल की विशेषताएं किस द्वारा व्यक्त होती है, तो स्टेटिक्स द्वारा व्यक्त होती है। अब अनुमानित सांख्यिकी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक होता है पैरामेट्रिक और एक होता है नॉन पैरामेट्रिक इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इसका मतलब ये है कि हम जनसंख्या के बारे में
उन तरीकों के माध्यम से एक अनुमान लगाकर चलते हैं। और दूसरा एक तरीका होता है जहां पर हम जनसंख्या के बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा पाते। ठीक है, चलो पैरामीट्रिक क्या है, इसके लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग तब ही किया जाता है जब आंकड़ों के संबंध में कुछ शर्तें और मान्यताएं पूरी होती हैं। ठीक है, जब हम इसको इस तरीके से कहते हैं कि हम जब पैरामीटर के बारे में कोई अनुमान लगा पाते हैं तो उसको भी हम ये बोलते हैं पैरामीट्रिक अनुमानात्मक सांख्यिकी। और जब नहीं लगा पाते तो हमारा अप्राचलिक, या फिर इसको हम ऐसे कहते हैं कि प्रयोग तब होगा जब आंकड़ों के संबंध में हमें कुछ शर्तें और मान्यताएं पहले से मिली हुई है कि अगर हमारा रिजल्ट इन 75 बच्चों का ऐसा नहीं आता है तो वो फिर क्या होगा, वो हमारा रिजल्ट अलग अलग तरीके से व्याख्या व्यक्त करेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिए। सिग्निफिकेंस ऑफ मीन एंड अदर स्टैटिस्टिक्स, ये आपका टेस्ट है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये भी आपके इसी में आते हैं। ठीक है, वेरिएशन, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, प्रतिगमन, प्रिडिक्शन। अच्छा, एक जो यहाँ पर ये गलती से लिख गया है काई स्क्वायर टेस्ट, ये क्या है, ये आपका पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है, इसको पीडीएफ में सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका पैरामेट्रिक टेस्ट, ये कैसा है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, फिर से बीमारी, ठीक, तो ये हमारा क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, इसको एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस भी इसी में आता है। ठीक, बस हमारा क्या देखना है कि हमारे जितने भी वर्णात्मक के पार्ट थे उनको भी हम इसमें कवर कर सकते हैं। और टी टेस्ट वैसे नहीं करना चाहिए, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा, उसको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को हम एनोवा बोलते हैं, रिग्रेशन, प्रेडिक्शन, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। ठीक, ये सब हमारे कैसे हैं, हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्वेश्चन आ चुका है कई बार, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन पैरामेट्रिक या अप्राचलिक परीक्षण है, तो इसको जरा काई स्क्वायर टेस्ट को यहाँ नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखना है आपको, ये काई स्क्वायर टेस्ट आपका जरा इधर आ जाएगा इस वाले पार्ट में। ठीक, यहाँ कहीं भी लिख लीजिएगा नॉन पैरामेट्रिक, काई स्क्वायर टेस्ट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, ये गलती से ऊपर लिख गया है। ठीक है, ये पार्ट मैंने टाइप करवाया था इसलिए इसमें गलतियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, अन्यथा पूरा ऊपर का जो पार्ट है वो मैंने अपने हाथ से टाइप किया था। ठीक, तो इस वजह से ऐसी गलतियाँ देखने को मिल रही। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या हुआ, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन से आते हैं आपके, मीडियन टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, साइन टेस्ट, मान विटिनी टेस्ट, और कोल-मोगोरो सिमरनेव टेस्ट हो गया आपका, क्रूसल वालिस टेस्ट हो गया आपका, फ्रीडमैन टेस्ट हो गया, और आपका कैंडल क्या होगा, कॉन्कोर्डेंस टेस्ट या कैंडल सदृशता परीक्षण भी इसी में आता है। ठीक है, तो आपको आज का लेक्चर यहीं पर मैं कंप्लीट करता हूँ। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, आवृत्ति वितरण, अगला लेक्चर जो हमारा रहेगा, और किस प्रकार से आवृत्ति वितरण तैयार किया जाता है वो, और केंद्रीय प्रवृत्ति के मान को हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक एक लेक्चर, पिछला लेक्चर छोटा होगा, उसके बाद एक पार्ट में आपको बहुलक, और आपको फिर इसी तरीके से मीडियन, मध्यांक, क्योंकि बहुलक आसान है निकालना इसलिए आसान पहले आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा धीरे धीरे बाद में मैं कठिनता की ओर आगे बढ़ूंगा, और फिर उनके बारे की जो मूल बातें हैं, जहाँ से परिचय, प्रश्न आपको इस तरीके से लगाने के लिए तो नहीं आएगा, इसमें फॉर्मूले पूछे जाएंगे और इनकी कुछ विशेषताएं पूछी जाएंगी, तो उन सबको भी हम समझने का प्रयास अगले लेक्चर में करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।